Good morning student. Today उसका the next topic that mean the force that stabilize the protein structure. वो forces जो protein structure को stabilize करते हैं उसमें से पहला force है बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग और हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग. ठीक है बेटा. अगर मैं पहली फोर्स की बात करूँ, दिस फोर्स आर द दिस पहले तो ये बेटा ये वीक फोर्स है और अराइज बिटवीन द पार्शली पॉजिटिव हाइड्रोजन और नेगेटिव, मतलब कि एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए, एक नेगेटिवली चार्ज, मतलब कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम्स के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है. पर इसमें एक कंडीशन है कि एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव हाइड्रोजन ही होना चाहिए, इलेक्ट्रो नेगेटिव कोई भी हो सकता है. ठीक है बेटा. वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव जैसे ऑक्सीजन हो, फ्लोरीन और नाइट्रोजन के साथ मेनली ये बॉन्ड बनाता है. अगर आयनिक बॉन्ड की बात करो तो आयनिक बॉन्ड कैन टेक प्लेस बिटवीन द आयनिक और कटायनिक साइड चेन. ठीक है बेटा. आयनिक और कटायनिक साइड चेन के बीच में ये बॉन्ड बनता है. कोवलेंट की बात करूँ तो ये मोस्ट कॉमन इंटरचेन बॉन्डिंग है. ठीक है बेटा. ये मेनली यही बॉन्ड पाया जाता है इसमें. आपको तो पता है इसमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. दो चीज़ जैसे कि क्या है, ये देखो, जैसे कि आप और इजी ले लो, इंसुलिन की बात करूँ, इंसुलिन के दो पॉलीपेप्टाइड जो चेन जुड़े होते हैं वो किसके जरिए जुड़े होते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू. ठीक है. हाइड्रोफोबिक बॉन्ड की बात करूँ, मैनी अमोनिया एसिड रिड्यूस क्या होता है, हैव हाइड्रोफोलिक, मतलब वाटर हीटिंग होता है. ठीक है. साइड चेन होता है. ठीक है. प्रोटीन इन एक्वा सोल्यूशन, देखो बेटा हाइड्रोफोबिक होने करके क्या होता है, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते. ठीक है. प्रोटीन इन द एक्वा सोल्यूशन फोल्ड सो डैट द मोस्ट ऑफ द हाइड्रोफोबिक चेन बिकम क्लस्टर इनसाइड द फोल्ड. ठीक है. तो ये चीज़ आपको ऐसे समझ आएगा. ठीक है. जो मैं आपको ऊपर बोल रहा हूँ ना, ये चीज़ आपको ऐसे समझ आएगा. ठीक है. अब ये देखो, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन करके ये वाटर मिसेबल नहीं है और वाटर के साथ एक लेयर सा बना रहे हैं. ठीक है. ज़्यादा डिटेल्स में करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. आपने बस ये बोलना कि हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन होता है इसमें. प्रोटीन इन द एक्वा सोल्यूशन क्या करता है, फोल्ड सो डैट द मोस्ट ऑफ द हाइड्रोफोबिक चेन क्या होता है, क्लस्टर बना लेता है इनसाइड द फोल्ड. ठीक है. इसके बाद बेटा हमने पढ़ना है नेटिव एंड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन. इंपॉर्टेंट टॉपिक है. नेटिव स्टेट क्या होता है याद रखना, द मोस्ट एनर्जेटिकली स्टेबल स्टेट ऑफ प्रोटीन को कहते हैं हम नेटिव स्टेट. डिफाइन नेटिव स्टेट क्या होता है, मोस्ट एनर्जेटिकली स्टेबल स्टेट होता है ये. ठीक है. अदर वर्ड में बोलो तो नेटिव स्टेट कोरस्पॉन्डिंग टू द प्रोटीन फाउंड इन द बायोलॉजिकल सिस्टम विद द यूनिक 3 डिमेंशन स्ट्रक्चर, मतलब जो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में पाया जाता है और साथ में यूनिक 3 डिमेंशन स्ट्रक्चर हो और इसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो करे. ठीक है. ये तो हो गया नेटिव स्ट्रक्चर. बेटा इंपॉर्टेंट है, आ जाता है. ठीक है. तो नेक्स्ट बोलेंगे डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन की बात करो तो ए प्रोसेस दैट चेंजेस द फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटीन विदाउट अफेक्टिंग द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ प्रोटीन. मतलब क्या होता है, ये वो प्रोसेस होता है जो फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटीन को चेंज करता है. ठीक है. विदाउट अफेक्टिंग द केमिकल कॉम्बिनेशन. ठीक है. मतलब इनके बीच के बॉन्डिंग को चेंज किए बिना, इनके बीच के सीक्वेंस को चेंज किए बिना, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं. इसको बोलते हैं डीनेचुरेशन. डीनेचुरेशन कॉज बाय द सर्टन फिजिकल और केमिकल ट्रीटमेंट सच एज चेंज, जैसे आपने पीएच चेंज किया, मैंने आपको पीछे दिखाया था ना, जो पीएच एक में पीएच चेंज करो, आपको याद होगा अमीनो एसिड्स वाले में न्यूट्रल, बेसिक, ठीक है बेटा, और एसिडिक. उसमें क्या था, सब कुछ सेम होता था, बस हम पीएच चेंज करते थे तो वो सोल्यूशन बदल जाता था. ठीक है. और ये पीएच चेंज कर लो टेम्परेचर, सॉल्ट के प्रेजेंस में. ठीक है. ये होता है. याद रखना, अगर आप पीएच चेंज करोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालता है उसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे सॉल्ट ब्रिज इन द प्रोटीन. एग्जांपल के लिए पॉलीपेप्टाइड पॉलीसीन इज कंपोज्ड ऑफ अमीनो एसिड और लाइसिन मॉलिक्यूल का बना होता है, विच हैव, इसमें अमीनो एसिड ग्रुप होता है साइड चेन के, मतलब कि इन द फॉर्म ऑफ साइड चेन प्रेजेंट होता है. अगर हम एसिडिक मीडियम में डालेंगे और साइड चेन गेट प्रोटोनेटेड, अगर आप इसे एसिडिक मीडियम में डालोगे तो साइड चेन क्या होगा, प्रोटोनेटेड हो जाएगा, मतलब H पॉजिटिव इसमें क्रिएट होगा. ठीक है. और ये क्या होगा, बिकम पॉजिटिवली चार्ज, वो जो H पॉजिटिव क्रिएट होंगे उनमें पॉजिटिवली चार्ज होगा. ऐसे रिजल्ट क्या होगा, सिमिलर चार्ज, इसी प्रॉब्लम करके क्या होगा, उसमें क्या होगा, सिमिलर चार्ज क्रिएट हो जाएंगे और दे रिपेल करेंगे एक दूसरे को, कॉजिंग द मॉलिक्यूल अनकॉइल. एक होता है बेटा कॉइल बनाना, पता ना आपको, इस टाइप, इसे बोलते हैं कॉइल और अनकॉइल. अगर आपको समझ ना आ रहा हो, अगर हम देखो एक एसिडिक मीडियम बनाने से क्या होगा, डीनेचुरेशन, और ये देखो डीनेचुरेटिंग एजेंट. अब मतलब ये कॉइल्ड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मतलब रिंग के फॉर्म में, रिंग तो नहीं कह सकते हो बट एक दूसरे से लिपटे हुए हैं. अब इसे में
ठीक है बेटा, एजेंट डाला जो इसको क्या करेगा, अनकॉइल करेगा, सिंपल स्टेट चेन के फॉर्म में ले आएगा। ठीक है बेटा, डीनेचुरेशन डज नॉट चेंज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, क्योंकि वो पहले से ही आपको पता ही है ना, वो पहले से ही अरेंज और चेन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और ये मेनली यूज होता है सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स पे। ठीक है, अब इसके बाद है बेटा एग्जाम्पल, द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन की बात करें तो कोगुलेशन ऑफ एल्बुमिन प्रेजेंट इन द वाइट ऑफ एन एग। ठीक है बेटा, प्रोटीन प्रेजेंट इन द एग वाइट आर, वो क्या होता है बेटा, ग्लोबुलर और सोलुबल होता है। ठीक है, वाटर सोलुबल होता है। व्हेन एग वाइट को हम बॉयल करते हैं, आप उसे एग वाइट को क्या करोगे, बॉयल कर दोगे, मतलब उसे आपने हीट किया। ठीक है, तो ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होता है, प्रेजेंट जो होता है इसमें, ये चेंज होता है लवर लाइक इनसॉल्युबल मास में। अब देखो ध्यान से देखो बेटा, ये सबसे अच्छा एग्जांपल है। देखो अब जब आप एग को फोड़ोगे तो आपको देखोगे एग वाइट होगा, उसे वाटर में मिलाओगे, वाटर में मिल जाएगा वो। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत लगी बट मिल जाएगा। बट वही आप उसे थोड़ा बॉयल कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उसको फिजिकल चेंज कर रहे हो, वो क्या बन जाएगा, रबर लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, और वाटर में जितना मर्जी कोशिश कर लो वो नहीं मिलेगा। ठीक है बेटा, कर्डिंग ऑफ मिल्क, अगर आप दूध से दही बना लेते हो तो उन दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब देखो और याद रखना कि दूध के एसिडिक पीएच की नेचर अलग होगा, और अगर आप कर्ड बना रहे हो तो उसका पीएच का नेचर अलग होगा। ठीक है बेटा, और क्यों होता है इसमें, लैक्टिक एसिड करके, कोगुलेशन ऑफ मिल्क इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड टू फॉर्म चीज़। ठीक है, कोगुलेशन ऑफ मिल्क से चीज़ बनाना, ये भी एक इसका एग्जाम्पल है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का। ठीक है बेटा, इसके बाद है आपका सिलेबस में एंजाइम नहीं करना आपने बेटा। ठीक है, विटामिन्स नहीं करना है। ठीक है, वैसे भी आप मेरे पास विटामिन नहीं कर रहे हो, बट आपने विकर सर आपको पढ़ाएंगे विटामिन के बारे में। ठीक है, तो थोड़ा बहुत जो आइडियाज़ होते हैं ये आप वहाँ से कर लो। एंजाइम्स मैंने आपको बता दिया था, ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस को इन्हांस या तेज करता है। ठीक है, विटामिन्स भी थोड़ा बहुत आपको पता ही होगा, बाकी वो सर करा देंगे, वैसे सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी अगर पढ़ना है बच्चों आप तो पढ़ सकते हो। हमने बेटा नेक्स्ट करना है न्यूक्लिक एसिड, काफ़ी इंपॉर्टेंट कह सकते हो आप। न्यूक्लिक एसिड आर द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट पॉलीमर जो कि प्रेजेंट होता है ऑल लिविंग सेल्स में। ठीक है बेटा, न्यूक्लिक एसिड में ही हम पढ़ेंगे क्या, डीएनए के बारे में। ठीक है, एज वी नो जनरेशन ऑफ ईच ऑफ द स्पीसीज रिजेंबल इट एसेंटर्स इन द मैनी वेज, मतलब क्या है कि, और मतलब आप यहाँ से पढ़ो, इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड दैट द न्यूक्लियस ऑफ लिविंग सेल से रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स। मतलब आप देखो किसी भी लिविंग बींग्स का न्यूक्लियस, आपको पता आपके और आपके मतलब फादर मदर की डीएनए 99% मतलब 99% के आसपास मैच करता है, सिर्फ 1% होता है जो आपका अलग होता है और उनका अलग होता है। ठीक है बेटा, मतलब क्या है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो मतलब कि आप ये कह सकते हो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होता है। ठीक है बेटा, अगर फेस मिलना चाहिए या आपके कलर मिलने चाहिए आपके फादर मदर से, वो सब कहाँ से होता है, न्यूक्लिक एसिड से ही, मतलब कि न्यूक्लियस से ही होता है जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, द पार्टिकल प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इनहेरिएंट करेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स ही होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये सब जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करने के लिए। विच आर मेड ऑफ, ये प्रोटीन के बने होते हैं, विद मेड ऑफ प्रोटीन कंबाइंड विद द बायोमोलिक्यूल, जिसे बोलते हैं ये प्रोटीन के बने होते हैं जो बायोमोलिक्यूल्स का कंबाइनमेंट का न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। ये प्ले करते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे डेवलपमेंट में, रिप्रोडक्शन में ऑफ लिविंग फॉर्म्स में। द डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है बेटा, डायरेक्ट सिंथेसिस इसी करके होता है। ठीक है, द रिपीटिंग यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड को बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, रिपीटिंग एक के साथ काफ़ी सारे न्यूक्लिक एसिड जुड़े हो तो उसे बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। देयरफॉर द न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, रिगार्डेड एज द पॉलीन्यूक्लियोटाइड, इसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी बोलते हैं अगर एक से ज़्यादा ग्रुप्स लगे हो, दो या दो ज़्यादा ग्रुप लगे हो। वाइल प्रोटीन हैव द पॉलीअमाइड चेन, न्यूक्लिक एसिड कंटेन पॉलीटाइड एस्टर चेन। ठीक है, अब इसमें हमने क्या पढ़ना है बेटा, डीएनए पढ़ना है, आरएनए पढ़ना है। ठीक है, बायो वाले स्टूडेंट्स को तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा क्योंकि उन्होंने ये सेम चीज़ उधर भी बायो में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, आपको बस वही सेम लिख सकते हो। ठीक है बेटा, कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपने वहाँ पढ़ा हुआ तो यहाँ से पढ़ने की। ठीक है, नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइकिल बेस होता है, 5 कार्बन शुगर, और आज हम पढ़ेंगे कंसिस्ट ऑफ ए 3 केमिकल कंपाउंड। न्यूक्लियोटाइड किसका बना होता है, एक ए नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइकिल बेस का बना होता है, 5 कार्बन शुगर का बना होता है, और एक फॉस्फेट ग्रुप का बना होता है। अब नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइकिल बेस में क्या है, देयर आर
देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेट्रोसाइकल नाइट्रोजन बेस। इसमें क्या होता है, 2 डिफरेंट टाइप ऑफ हेट्रोसाइकल नाइट्रोजन बेस होता है और इसे बोलते हैं प्यूरिन्स। ठीक है बेटा। अब आपको ये भी पता होगा कि 4 एडेनिन, ग्वानिन, एडेनिन AGCT, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायोमिन, ये 4 चीज़ बन के याद होते हैं। ये बेटा याद कर लो, स्ट्रक्चर अगर डीएनए का बनेगा तो आपको अपने AGCT लिखना है, AGCT, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायोमिन। ठीक है बेटा। ये एग्जाम्पल है प्यूरिन्स के। ठीक है बेटा। और इन्हीं से मिलके आगे जाके डीएनए हमने पढ़ना है। ठीक है। अगर इनके स्ट्रक्चर्स देख लो, इनके स्ट्रक्चर्स में वैसे कराने वाला तो आपको कुछ नहीं है, आपको एजिस्टिस लर्न ही करना पड़ेगा। ठीक है। प्यूरिन्स का स्ट्रक्चर है ग्वानिन का और एडेनिन का। ठीक है। और इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखोगे, थायमिन, यूरिकल और साइटोसिन, ये प्रेजेंट होता है किसमें, आरएनए में। एक ये अलग होता है डीएनए से, ये आरएनए में होता है, ये डीएनए में नहीं होता है। ठीक है। अगर आ जाएगा 1 नंबर में तो बेटा आपको पता होना चाहिए स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है। तो ये 4 कुछ स्ट्रक्चर से आप लर्न कर लेना। ओके। इसके बाद हमने करना है बेटा, द प्यूरिन्स, एडेनिन, ग्वानिन्स आर द सब्सटीट्यूटेड पिरामिडिन, साइटोसिन, ये फाउंड होता है डीएनए आरएनए दोनों में। ये दोनों तो डीएनए आरएनए दोनों में मिलता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। ठीक है। डीएनए और आरएनए में बस एक अलग क्या होता है, यूरिकल। ठीक है बेटा, इंस्टेड ऑफ थायमिन। डीएनए में थायमिन होता है और उसकी जगह पे ये यूरिकल होता है आरएनए में। ठीक है। शुगर की बात करो, शुगर आर द 2 टाइप प्रेजेंट इन द न्यूक्लिक एसिड, 2 टाइप के शुगर प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लिक एसिड में। न्यूक्लिक एसिड में द शुगर प्रेजेंट इन आरएनए क्या होता है, बीटा डी राइबोज होता है, और डीएनए में क्या होता है, बीटा D2 डीऑक्सी राइबोज होता है। ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखो इन दोनों स्ट्रक्चर्स को, बीटा डी राइबोज को और बीटा डी। एक चीज़ याद रखना बेटा, अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए वाइवा में, चाहे पूछ ले डीएनए आरएनए में क्या डिफरेंस है, तो आप बोलोगे कि OH ग्रुप इनको अलग बनाता है। ठीक है। बाकी सब सेम होता है, OH ग्रुप। ध्यान से देखो बेटा, यहाँ OH ग्रुप है ना, और इस पोजीशन पे OH ग्रुप नहीं है। ठीक है बेटा। यही है कि इसमें एक OH ग्रुप होता है, इसमें 2 OH ग्रुप होता है, यही इनको अलग अलग बनाता है। ठीक है बेटा। इसके बाद हमने करना है फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है। दिस आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द लिंकेज ऑफ न्यूक्लिक एसिड के लिंकेज में रिस्पॉन्सिबल होता है, इसे बोलते हैं फॉस्फेट। ये यहाँ से भी जुड़ सकता है, यहाँ से भी जुड़ सकता है, इसे बोलते हैं फॉस्फेट यूनिट बोलता है। अगर आप नेक्स्ट देखोगे न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं, द मॉलिक्यूल इन विच वन ऑफ द नाइट्रोजन बेस इज बॉन्डेड विद द शुगर मॉलिक्यूल। अगर एक नाइट्रोजन बेस किसके साथ जुड़ा हो, शुगर के साथ जुड़ा हो, तो न्यूक्लियोसाइड बनाता है। ठीक है। और ये न्यूक्लियोसाइड्स ऑफ आरएनए और डीएनए डिफर इन 2 रिस्पेक्टिव्स। द शुगर इन आरएनए न्यूक्लियोसाइड्स में क्या होता है, राइबोस होता है, वाइल शुगर इन डीएनए में क्या होता है, डीऑक्सी राइबोस होता है। ठीक है बेटा। राइबोस मतलब एक, इसमें देखो, इसमें डीऑक्सी राइबोस होता है, इसमें राइबोस होता है। ठीक है। वो ऊपर मैंने आपको डिफरेंस बताया था ना कि एक में क्या होता है, आरएनए में क्या होता है, 2 OH ग्रुप होते हैं एक साइड में, और डीएनए में क्या होता है, जहाँ पे आरएनए में OH होता है वहाँ पे डीएनए में H होता है। ठीक है। बाकी सब सेम है। क्लियर है आपको यहाँ पे, ये आप ध्यान से देख सकते हो। यहाँ पे क्या होता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, इसे बोलते हैं एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है बेटा। डिफरेंस देख सकते हो यहाँ पे भी, यहाँ OH है ना, बाकी सब सेम। राइबोस शुगर ये भी होता है। ठीक है। इसे डीऑक्सी राइबोस शुगर बोलते हैं। देखो बेस यहाँ पे भी, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड यहाँ पे भी सेम। अब बस फ़र्क चेक करो कहाँ पे है, यहाँ पे OH होगा इस पोजीशन पे, यहाँ H होगा, बाकी सब सेम बेटा। बस इतना आपने छोटा सा डिफरेंस याद रखना है। ठीक है। यही आरएनए डीएनए को अलग करता है। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है, बेन फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है किसके साथ, न्यूक्लियोसाइड के साथ। ठीक है बेटा। द कंपाउंड, एक कंपाउंड बनता है जिसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। जब फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है न्यूक्लियोसाइड के साथ तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। ठीक है बेटा। क्लियर है। न्यूक्लियोसाइड अटैच होता है फॉस्फेट के साथ तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। इन अदर वर्ड न्यूक्लियोटाइड इज अ फॉस्फेट एस्टर ऑफ न्यूक्लियोसाइड। फॉस्फेट एस्टर ऑफ न्यूक्लियोसाइड भी इसे कह सकते हो। ठीक है। यहाँ से ज़्यादा इजी पता लगेगा, बेस शुगर और फॉस्फेट जब ऐड होता है तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। ठीक है। अब ये आप दिखा सकते हो, ये है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये न्यूक्लियोटाइड है,
ये इसमें देखो क्या है, फॉस्फेट यूनिट जुड़ गया इसके साथ, ठीक है बेटा, और ये सब जुड़ के आपका वो जो न्यूक्लियोटाइड प्रोडक्ट देगा, ठीक है। स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ये आपने अच्छे से करना है, ठीक है। तो इसमें मेनली आपको ज़्यादा केमिकली स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं, स्ट्रैंड वाला स्ट्रक्चर याद करना है। द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन चेन ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है बेटा। क्या बोल रहा है कि इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, कि न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस कैसा है चेन में, वो कौन बताता है हमें, न्यूक्लिक एसिड, इसे ही बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसको सबसे पहले किसने ढूंढा था, ये साइंटिस्ट का नेम है, ठीक है। डैट बेस द कंपोजिशन ऑफ डीएनए वेरीड फ्रॉम वन सीक्वेंस टू अनदर, याद रखिए इन्होंने क्या बोला था कि ये वेरी करता है एक सीक्वेंस से दूसरे सीक्वेंस के अंदर। हाउएवर इन द ऑल द केसेस अमाउंट ऑफ एडेनिन वाज इक्वल, मतलब क्या कह रहा है, अमाउंट इक्वल डैट ऑफ द थायमिन, मतलब याद रखना इन्होंने क्या बोला कि हर केस में एडेनिन थायमिन के इक्वल होगा और द अमाउंट ऑफ साइटोसिन इक्वल होगा, अमाउंट ऑफ क्या होगा, साइटोसिन वाज इक्वल टू द ग्वानिन, यहाँ पे बेटा सी आएगा, ATCG, ठीक है बेटा, यहाँ सी आएगा, ठीक है, ए नहीं आएगा, ओके। बस याद रखना सभी में एक चीज़ कॉमन होगा, AT के एडेनिन थायमिन के बराबर होगा और साइटोसिन ग्वानिन के बराबर होगा, ठीक है। और इसे बोलते हैं उनके साइंटिस्ट के, इसे बोलते हैं चरगॉफ रूल्स, ठीक है बेटा, उन साइंटिस्ट के रूल्स हैं ये, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है, इन अदर वर्ड द टोटल अमाउंट ऑफ प्योरिन्स वाज इक्वल टू द, इसके बाद मैं अगर अलग बोलूँ तो टोटल अमाउंट ऑफ प्योरिन्स किसके इक्वल होगा, ये इक्वल टू दिस, क्योंकि ये दोनों, अब देखो ध्यान से, क्योंकि A C के बराबर है, G T के बराबर है, तो हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड से प्लस करो, राइट को राइट के साथ, बीच में इक्वल टू साइन लगा दो, ठीक है। बट रेशियो ऑफ ATCG वेरी करता है, ठीक है बेटा, सॉरी, ठीक है बच्चों, बिकॉज ATCG का जो रेशो होता है वो वेरी करता है स्पेस, ठीक है बेटा, अलग अलग स्पेस पे अलग अलग इनके रेशो हो सकते हैं। एग्जांपल के लिए ATCG का रेशो 1.52 इन मैन होता है, इंसान मतलब लड़कों में इतना होता है, और अगर हम फीमेल की और एंड अबाउट 0.93 इक्वली, ठीक है बेटा, ये रहने दो, मैन में इतना होता है। द 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को सबसे पहले जेम्स वॉस्टन एंड क्रिक, ठीक है बेटा, ये आपको पता होना चाहिए। डीएनए पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आपने लिखना है इट वाज फर्स्टली अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर वाज फर्स्टली मतलब डिस्कवर बाय द जेम्स वॉस्टन एंड क्रिक, ठीक है ना, वॉस्टन एंड क्रिक बोल दो, ठीक है, वॉस्टन एंड क्रिक इन 1953। और एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी से पता किया वॉस्टन एंड क्रिक ने क्या बोला, डीएनए पॉलीमर हैव डबल हेलिकल, उन्होंने क्या बोला, डीएनए पॉलीमर क्या होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, विच एक्सप्लेन्ड नॉट ओनली द बेसिस ऑफ, उन्होंने ना सिर्फ इनको इक्वल मतलब इनके बेसिस पे बताया जो मैंने ऊपर बताया, बट अदर प्रॉपर्टी भी डीएनए की उन्होंने बताया। इट ड्यूप्लीकेशन इन लिविंग सेल मतलब रीपैक, ठीक है बेटा, रीपेलेक कॉल्ड रेप्लिकेशन, मतलब डुप्लीकेशन को रेप्लिकेशन भी बोलते हैं, ठीक है बेटा। द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को हम स्ट्रक्चर में देख सकते हैं बेटा, अगर एग्जाम में आएगा तो आपने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इस तरह बनाना है, ठीक है, एक के ऊपर 5 डैश बनाना, एक के ऊपर 3 डैश बनाना है, ये देखो ये इस तरह बनाना है, AG, ठीक है। चल ये सीक्वेंस है, एक लर्न कर लोगे एक बॉक्स का तो बाकी सब सेम है। क्लियर है आपको यहाँ तक? The double helical structure of DNA consists of a 2 right-handed helical polynucleotide chain होता है जिसे coiled around the same central axis। ये सभी 2 polynucleotide chain होता है जो एक ही एक्सिस के अराउंड मतलब कि राउंड कोयल हुए होते हैं, ठीक है। इसमें 2 स्टैंड्स होते हैं, एक पे हम एक होता है 2 स्टैंड्स, दोनों एंटी पैरेलल होते हैं, ये आपने देखा ना, एक इधर से आता है तो एक इधर से आता है, उल्टे डायरेक्शन में एंटी पैरेलल होता है। एक पे लिखा दिया फॉर 5 डिग्री 5 डैश और 3 डैश, ठीक है बेटा। इसको बेटा ये 5 डैश और 3 डैश हमें क्या बताता है कि डीऑक्सीराइबोस यूनिट प्रेजेंट है, एक 5 डैश पे और एक 3 डैश पे, ठीक है बेटा। देयरफॉर ए लीनियर पॉलीमर के बाद 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, ठीक है, एट 1 एंड और 3 डैश हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है दूसरे एंड पे, ठीक है, इसलिए 5 और 3 डैश होता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए डैश लिखा तो क्यों लिखा है ये, ठीक है।
क्लियर है? The nucleotide making up each strand DNA are connected by the phosphate ester bond. आपने पीछे बोला ये किसके थ्रू जुड़ा होता है? फॉस्फेट एस्टर बॉन्ड के साथ। और ये क्या बनाता है? दिस फॉर्म द बैकबोन ऑफ ईच DNA स्ट्रैंड फॉर्म ईच बेस एग्जर्टेड। और ये फिगर 7 में बेटा मैंने दिखाया हुआ है आपको, ठीक है? ये फिगर 7 ये वाला स्ट्रैंड वाला, यही आपने बनाना है पेपर में भी। It is like a stack of a flat plate held together by the two ropes of the, ये एक्चुअल में कैसे जुड़े होते हैं? two rope of the sugar phosphate polymeric backbone running outside of the stack। ठीक है बेटा, मतलब एक्चुअली में क्या है कि पहले अपने स्ट्रक्चर बनाना है, फिर स्ट्रक्चर के बारे में ही लिखना है कैसे होता है। डैश का मतलब क्या है? एक दूसरे के एंटी पैरेलल होता है, एंटी पैरेलल फिर जुड़े कैसे होते हैं, ठीक है? द बेसिस दस द स्टेप ऑफ स्पायरल। बेटा शुगर फॉस्फेट फ्रेमवर्क रेलिंग करके ही स्ट्रक्चर को हम डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है बेटा? जो लाइंस ज़्यादा टफ लगे उनको ना भी करोगे तो चलेगा, ठीक है? मेन लाइंस आप करो, मतलब अराउंड अगर ये 3 नंबर में भी आता है तो आपको उतना मटेरियल होना चाहिए, 7 से 8 लाइन आपको एटलीस्ट आना चाहिए। मतलब कि सीधी सी बात है, ज़्यादा टफ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर के बारे में जो आपको पता है सबसे पहले इन्वेंशन जिसने किया वर्स्टन क्रिक से लेकर आखिरी तक लिख दो, ठीक है बेटा? थोड़ा बहुत रहता भी है तो कोई बात नहीं, बट जितना आपसे बेस्ट हो सके वो करो, ठीक है? सच ए स्ट्रक्चर कॉल्ड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू द बेसिस अक्कर कॉल्ड बेस सीक्वेंस, ठीक है? क्योंकि इसमें बेस अक्कर होता है इसलिए बेस सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है बेटा? ये आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है? अगर कुछ ना पता लगे तो मुझसे पूछना। थैंक यू फॉर टुडे।